progress. चलिए आप लोग हेडिंग डालिए अल्कीन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, ये हम कवर करने जा रहे हैं आज की क्लास में। हाइड्रोकार्बन का ये सेकंड हाफ मतलब सेकंड टॉपिक है, राइट। अल्कीन हमने कवर किया था। एल्कीन बेटा, अगर एल्कीन की बात किया जाए नॉर्मल ओपन चेन वाले एल्कीन की, तो उनमें आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा, राइट। देखो, एक होता है ए साइक्लिक और एक होता है एलिसाइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, जो साइक्लिक ना हो। तो ए साइक्लिक अल्कीन का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, नॉर्मल एल्कीन CnH2n। अब आप देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, C2H4 C3H6 C4H8। जब आइसोमर्स की बात करेंगे हम लोग, C4H8 है, C5H10, डिड यू गेट इट, C5H10। अब इनमें अगर मैं आपको बात करूं कि दूसरा फॉर्म कौन सा है, साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन, तो साइक्लोएल्कीन में अगर फॉर्मूला देखोगे तो वो CnH2n-2 हो जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट साइक्लोएल्कीन कौन सा है, 3 मेंबर्ड के साथ। ये जरा फॉर्मूला देखो तो इसका कितना है, आप देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1, समझ में आ रहा है ना कैसे करो बैलेंसिंग को। तो 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, C3H4। नाउ जस्ट कंसिडर अनदर, मान लो ब्यूटेन ले लिया और एक पाई बॉन्ड डाल दिया, तो 2 हाइड्रोजन, 2, 4 हाइड्रोजन, पांचवा छठा, ठीक, यहाँ पे एक ही रहेगा, बिल्कुल एक ही रहेगा, यहाँ पे एक ही रहेगा। तो एक, अब काउंट कर लो कितने हैं, C4H कितना, 6 हो गया क्या, देखो तो। हाँ, तो ऐसे करते जाओगे तो ये साइक्लोअल्कीन है। तो साइक्लोअल्केन एंड साइक्लोअल्कीन, एक डबल बॉन्ड होगा उसके बीच में, ऐसे सभी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। लिखो फटाफट लिखो। अब क्वेश्चन देता हूं, फिगर आउट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल विथ C5H10। जल्दी निकालिए बेटा, कितने एल्कीन पॉसिबल हैं विथ C5H10, वेरी क्विकली। कर लिया बेटा? कितने एल्कीन आए इससे, C5H10 से। आओ चलो स्टार्ट करें फिर, कितने हैं, आओ चलो देखते हैं। देखो, एक तो सीधा आप 5 कार्बन का लीनियर चेन बना दो, 1 2 3 4 5 एंड डबल बॉन्ड यहां रख दो। अभी 5 वाले में ही पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं, ये सुनो, 1 2 3 4 5। अभी कितने लोग कह रहे हैं इस पोजीशन में भी 2 बनेगा, कितने लोग को दिखाई दे रहा है, ENZ, कितने लोग को दिखाई दे रहा है ENZ। अरे सिस एंड ट्रांस है, डबल बॉन्ड आ जाए तो सिस ट्रांस भी आएगा ना। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि सिर्फ स्ट्रक्चरल बताओ, स्ट्रक्चरल बोला होता तो आप इसको एक काउंट करते, वरना आप सोचो यहाँ पे H और ये, मतलब अगर मैं इसके दोनों फॉर्म को बनाऊं तो C डबल बॉन्ड C, एक तरफ CH3H एंड एक तरफ ETH एंड दूसरी साइड होगा कौन सा, C डबल बॉन्ड C ET एंड दिस साइड होगा CH3 एंड HNH। तो ये आपका आ गया बेटा कौन सा, Z, एंड ये कौन सा फॉर्म आ गया, E। तो ZNE ENZ ये बना। अच्छा, ये पाई बॉन्ड इधर भी लेके आओगे तो एक ही बात, 5 कार्बन में नेक्स्ट क्या कर दूं, ब्रांचिंग,
4, वही बिल्कुल जैसे हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़े थे सेम तरीका। अब पाई बॉन्ड आप यहाँ डाल सकते हो, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्रिएट नहीं होगा। पाई बॉन्ड यहाँ डाल सकते हो, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट नहीं होगा, है ना। उसके बाद पाई बॉन्ड किनारे की तरफ लेके जा सकते हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्रिएट नहीं होने वाला है। सो द फाइनल आंसर विल बी 1 2 3 4 5 and 6. 6 will be the right answer including geometrical isomer. अगर आपको स्ट्रक्चरल करना है तो 5 is the right answer. ठीक है क्योंकि अब हम सब चीज पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं उनको भी उसके फॉर्म में लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन लिखो। मैंने क्या बोला था, देख यहाँ पे क्या लिखा है, एल्कीन। एल्कीन जैसे ही बोल दिया तो कितने लोग कह रहे हैं रिंग यहाँ पे अब नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ, जिन्होंने आइसोमेरिज्म नहीं किया है उसको ढंग से रिवाइज करोगे तो दिखेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, और 1 में या तो आप पाई बॉन्ड डाल सकते हो या तो रिंग, और रिंग में चले गए तो एल्कीन नहीं बन पाएगा। रिंग फॉर्म विल बी साइक्लोअल्केन। अब जैसे इसी फॉर्मूला 5 10 से अगर मुझे रिंग बनाना हो तो बताओ यही हो गया ना जी, क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड आया? तो क्या इसको एल्कीन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, इट इज साइक्लोअल्केन। जैसे साइक्लोएल्कीन का फॉर्मूला ये होता है CnH2n-2, अब यहाँ पे रख करके देखो तो C5H8 होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, चलो डन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, अल्केन के अंदर हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है ये सब पढ़ा है ना, तो बस मैं एल्कीन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो बेटा बताओ, मान लो तुम्हारे सामने ऐसा दे दिया मैंने, फिर तुम्हारे सामने इस तरह का दे दिया, देन तुम्हारे सामने ऐसा कर दिया, इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताओ HOH का। हाइड्रोजनेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सो या इंडो? एक्सोथर्मिक। चलो बेटा क्या आंसर आएगा? तो सबसे पहले कितने लोग कह रहे हैं कि भाई पाई बॉन्ड टूटता है एंड फिर क्या बनता है भाई, हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो सिग्मा सिग्मा, ये सुनो। तो पाई टूट के सिग्मा बनेगा, तो जितना ज्यादा पाई होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। क्या पाई हमारे पास तीनों में सेम है? अब क्या करें, अगर सेम पाई होते हैं तो हम स्टेबिलिटी देखते कि कौन सा पाई, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल, और एल्कीन की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर है, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। बताओ इनमें कहीं मेसोमेरिक तो नहीं है, हाइपर तो है, इसमें कितने हाइपर है? 4। क्या बात कर रहे हो यार, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है ना, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें कितने, 2 2 4 एंड 3 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 3 3 6 एंड 10 हाइपर। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ऐसे, और जितना स्टेबल उतना हाइड्रोजनेशन कम, क्योंकि एक्सोथर्मिक में जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, एक्सोथर्मिक में जैसे जैसे रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ये नीचे आता जाएगा, नीचे आएगा तो ये गैप कम होता जाएगा, ये गैप जितना कम स्टेबल उतना एनर्जी में ऊपर, उतना ही गैप ज्यादा। सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी लेसर विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, HOH का क्या आएगा आंसर, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, यानी सबसे ज्यादा होगा इसका, उसके बाद होगा बेटा इसका, एंड चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए।
अगला क्वेश्चन नोट करिए। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of arrange the following in increasing order of heat of combustion value, heat of combustion value। तो CH2 double bond CH2 and CH3 CH double bond CH, इन तीनों में ऑर्डर बताइए आप, हीट ऑफ कंबशन। हमने देखा था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये कब लगाना है जनरली? इफ द पाई बॉन्ड इज नियरली। ठीक है, बताइए इस केस में क्या होगा। और ये कंबशन की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजनेशन की नहीं। क्या आएगा आंसर भाई इसमें? सो हीट ऑफ कंबशन कितने लोग कह रहे हैं? ये तो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बताओ सबसे कम हाइड्रोजन एंड कार्बन इसमें, उससे ज्यादा इसमें, उससे। ये तो बड़ा प्लेन सा हो गया, है ना। और इसी में अगर मैं सिस एंड ट्रांस देता जो आइसोमर होते, तब आप उसमें स्टेबिलिटी के उल्टा कर देते। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ओके जी। अब अगला लिखेंगे, राइट द IUPAC name of the following alkene, write the IUPAC name of the following alkene। चलो बेटा, पहला एल्कीन ये लिखो, ये पहला इसका नाम लिखना है। दूसरा आपको नाम लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का, एंड तीसरा लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। राइट द नेम ऑफ दीज थ्री। हालांकि एल्कीन बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं, एल्कीन सिर्फ ये है, ये डाइईन है और ये ट्राइईन है। ओके, सभी के फॉर्मूला बिल्कुल अलग अलग होंगे, सीरीज बिल्कुल अलग अलग होगी। चलिए स्टार्ट करें इसका नाम। बताइए इसका नाम क्या है? सबसे पहला चीज क्या करेंगे? पेरेंट चेन। बताओ पेरेंट चेन अगर हम चूज करें तो ऐसा बनेगा बेटा। अब उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग ध्यान देते समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप, अगर वो ना हो तो डबल और ट्रिपल, वो भी ना हो तो। हाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो मैं इधर से करूंगा ताकि इसको 1 मिले। अब बताओ कौन से नंबर पे है CH3, तो हम इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोप, बोलो 1 इन। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को बताओ, अगर मैं इसको मिथाइल प्रोपीन बोलूं तो कुछ अलग हो सकता है क्या? क्या मैं कुछ भी बदल सकता हूँ क्या? मिथाइल प्रोपीन का मतलब मेरे को ये प्रोपीन बना दिया, मिथाइल कहाँ डाल सकता हूँ? यहाँ तो डाल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ डाल दिया तो ब्यूटीन हो जाएगा, लॉन्ग चेन में आ जाएगा। यहाँ डाल नहीं सकता, फिर से ब्यूटीन हो जाएगा। एक ही कार्बन यहाँ कर सकता हूँ, तो कितने लोग कह रहे हैं जब आप कर ही सकते हो सर ये और ये सेम ही चीज करो, उल्टा कर देंगे। इसलिए जब पोजीशन आइसोमर नहीं बन सके तो पोजीशन दिखाना मैंडेटरी नहीं होता है।
तो इट इज ओके बट दिस इज एब्सोल्युटली राइट। डिड यू गेट माई पॉइंट? चलिए, तो ये तो रहा जनरल डिस्कशन अबाउट अल्कीन, उनकी स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कंबशन एंड देयर नेमिंग। आइए दोनों का नाम फटाफट लिख के बताओ तो मेरे को। हाँ जी, तो जिन्हें ध्यान है उन्हें पता होगा, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो रूट वर्ड में ए जुड़ जाता है, यानी पेंट ना लिख करके पेंटा, हेक्स ना लिख करके हेक्सा, ब्यूट ना लिख करके ब्यूटा। कितने कार्बन है इसमें? सिमेट्रिकल है, कहीं से भी करें तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा 1,4 डाइसीन इज द राइट। कितने लोगों का सही हुई? गुड। ये बताएंगे इधर नंबरिंग किधर से करूं, राइट से या लेफ्ट से? राइट से। रीजन इज कि 1 एंड 2 दोनों पे ही हमें तुरंत एल्कीन मिल जा रहा है। 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, इसका नाम क्या हो जाएगा जी? पेंटा 1,2,4 ट्राईइन। पेंटा 1 2 4 ट्राईइन। यहां तक हो गया बेटा? सभी को समझ में आ गया? बोलिए। अब मुझे एक बात बताओ, अल्केन में आपने देखा था कि हम जब भी डिस्कशन कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट करते समय मैंने बोला था मोस्टली आप मॉलिक्यूलर वेट ध्यान देना, सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट हो जाए तो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट ध्यान देना, वंडरबल फोर्सेस। यहां पे भी मोरलेस वही रहेगा, बोलो। लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे और वो मैं आपको दिखाता हूं। लिखो तो। एक बार बताओ, आइसोमर इसमें स्टार्ट करने के लिए मैं ब्यूटीन ही लेना पड़ेगा, उससे पहले तो आइसोमर नहीं बनेंगे। हाँ, 3 में तो बन ही नहीं सकता है, 4 में। तो मैं ब्यूटीन में 2 ब्यूटीन के 2 आइसोमर्स बनाता हूं एंड आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या बोलना चाह रहे हो उसके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ओके, लिखो कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइसोमेरिक एल्कीन, फॉर आइसोमेरिक एल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो बताओ बच्चों, ये भी ब्यूट क्या है? 2 इन, और ये भी ब्यूट है ना, बोलो। लेकिन यहां पे क्या लिखोगे? ई, सॉरी जेड, और ये कौन सा है? ई। समझ में आ रहा है ना? 2 पे कौन सा है ये? अगर 2 से ज्यादा, मतलब जैसे मान लो दो दो ज्योमेट्रिकल सेंटर होते तो ये भी लिखना पड़ता है, 2 पे ई, 3 पे क्या? अभी तो आप सिंपली जेड लिख दो, या एट द मैक्स ये लिख सकते हो सेंटर 2 पे जेड। जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई और चीज तो हो नहीं सकता, तो इसलिए तो Z ब्यूटेन एंड E ब्यूटेन, मतलब एक सिंपली अगर बात करूं तो एक सिस है, दूसरा ट्रांस है। ये सिस है और ये ट्रांस। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में डाइपोल मोमेंट सेम होगा या अलग होगा? किसका पोलैरिटी होगा, किसका नहीं होगा? हाँ, तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट दिख रहा है। कैसे? ये देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाले की ज्यादा है, कैसे पता? इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, sp2 होने से परसेंटेज s 33% हो गया, इसका s परसेंटेज s कैरेक्टर 25% है, तो डाइपोल लो से हाई ऐसे जाएगा। डिड यू गेट इट? इधर से ऐसे आएगा। बताओ, ये दोनों कैंसिल कर देंगे और हाइड्रोजन वाला अलग से कैंसिल कर देगा, तो नॉन पोलर हो गया ये, तो दिस इज नॉन पोलर, और ये क्या है? पोलर। ध्यान रखना, जब भी बॉइलिंग पॉइंट का बात होता है तो पोलर हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर बीपी देन, बोलो, नॉन पोलर फॉर आइसोमर्स। तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सिस विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन। लेकिन बेटा अगर वही पैकिंग की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में हम
अपार्ट फ्रॉम पोलैरिटी हमें क्या देखना पड़ता है? पैकिंग। पैकिंग इज द मेन ड्राइविंग फोर्स हियर फॉर आइसोमर। किसकी पैकिंग अच्छी होगी तुम्हें लग रहा है? सिस की या ट्रांस की? ट्रांस की। कारण ये है कि ट्रांस नियरली लीनियर है, ऐसा, ये है ट्रांस, ये लगभग लीनियर है, जबकि सिस में ऐसे घूम करके करना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस, आप ये बात लिख लेना कि ट्रांस का पैकिंग बेटर होता है। बट क्या हर बार सिस ज्यादा होगा ट्रांस से? जरूरी नहीं है। ये तो मैंने ऐसा केस ले लिया है कि तुम ऐसा दिख रहा, हो सकता है सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट कम हो जाए ट्रांस से। बोलो भाई, ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां पे सिस का डाइपोल मोमेंट कम हो सकता है ट्रांस के कंपैरिजन में। तो इस बात को दिमाग में बिठा के रखो, मेन कंसेप्ट को। ये नहीं कि सिस का ज्यादा होता है ट्रांस का ये होता है, ऐसे नहीं। किस पॉइंट से मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को दिमाग में बिठा के रखो। आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे केसेस जरूर मिलेंगे जहां पे ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से भी ज्यादा हो सकता है। अरे भाई, मैं 2 CH3 सेम ना लगा के मैं कुछ और लगा दूं तो कहानी बदल सकती है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान रखना। अभी फिलहाल इस केस के लिए ऐसा होता है। अब हेडिंग डालिए, नोट करिए इसको और फिर हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन बनाना है तो पहले देखते हैं सेम फैमिली में ही कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ये हाइड्रोकार्बन में हमारे पास, क्या हम अल्केन से अल्कीन बना सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन अल्केन में पढ़ा है जिससे एल्कीन बन जाए? बताओ, याद करके देखो। अल्केन के हमने जो भी रिएक्शन पढ़े हैं, क्या कभी उससे एल्कीन बना पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्केन से अल्कीन मैं पूछ रहा हूं। अल्केन से अल्कीन बनाने का हमारे पास कोई तरीका है? सोचो, किसको दिख रहा है? जिसको भी दिख रहा है हाथ उठा के बताओ। अल्केन से बोला है, बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बिठाओ। अल्केन से अल्कीन बना सकते हैं। द राइट आंसर इज, सर बहुत ही वियर्ड सा मेथड होगा, क्योंकि हमारे पास कोई रिएजेंट नहीं है। अल्केन किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है। अल्केन को रिएक्ट कराने के लिए देखो हमने कितने जतन किए थे पिछली क्लासेस में, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना? तो कितने लोग कह रहे हैं उसके लिए ना ये हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे तो बनेगा, और हाइड्रोजन रिमूव करने का कोई तरीका हमें नहीं पता। ऐड करने का तो पता है, हाइड्रोजनेशन H2 डाल करके हम प्लैटिनम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो बन सकता है, लेकिन क्या रिमूव करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिव है ही नहीं। तो एक तरीका मैंने तब भी बताया था आपको, क्या कुछ ना समझ में, सिर्फ कंटेनर में बंद करके 3 डिग्री का टॉर्चर स्टार्ट करो, मतलब गर्म करना शुरू करो इसको, बस पायरोलिसिस। लेकिन क्या वो ऑथेंटिक मेथड है? नहीं, क्योंकि आपने 3 या 4 कार्बन लिया तो बॉन्ड कोई भी टूट सकता है, CH बॉन्ड भी टूट सकता है, CC बॉन्ड भी टूट सकता है, तो वो कोई डिजायर्ड मेथड नहीं, नॉट अ गुड मेथड है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अल्केन से अल्कीन बनाने का हमारे पास कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है जिससे हम श्योर शॉर्ट होकर ये बोल सके कि हाँ ये बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम अल्काइन की तरफ चलते हैं। क्या हमारे पास है अल्काइन से अल्कीन बनाने का तरीका, और अल्कीन पे ही रुक जाए, फर्दर रिडक्शन ना हो? यस वी डू है। बताओ कैसे? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, यूजिंग लिंडलार्स कैटलिस्ट। हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन लिख लिया ना, पहला पार्ट लिखो उसको, फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम अल्काइन। उसके अंदर सब पार्ट लिखो, हाइड्रोजनेशन यूजिंग लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या हमने ये कैटलिस्ट का नाम पहले भी बताया आपको?
क्या होता है, पैलेडियम के सरफेस पे हम पॉइजन, या अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि चारकोल और पैलेडियम को भी साथ लेकर के अगर आप करते हो, है ना, पैलेडाइज्ड चारकोल वर्ड लिखा हुआ है, और उसके साथ बॉयल, जाइलिन, क्विनोलिन, सल्फर के कंपाउंड्स, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, पीडीसी ऐसे रहता है। पैलेडाइज्ड चारकोल मतलब हाइड्रोजन रखना है, यहां पीडीसी पैलेडाइज्ड चारकोल, ये भी लिंडलार कैटलिस्ट है। और या फिर आपको मैंने बताया था कि पीडीबीएसओ4, साथ में या तो आप सल्फर के कंपाउंड्स ले लो, या जाइलिन ले लो, या क्विनोलिन, क्विनोलिन QUINOLENE, क्विनोलिन, इनमें से कोई भी ले लो, ये सारे कॉम्बिनेशन वर्क करते हैं। क्विनोलिन पता क्या होता है, एक बेंजीन बना रहे हो, एक पिरिडीन बना रहे हो, दोनों को फ्यूज कर दो, दिस इज क्विनोलिन। ये जाइलिन पता क्या होता है, बेंजीन पे 2 CH3, आप ये पैरा पे डाल दिए तो पैराजाइलिन हो गया, ऑर्थो पे रखते तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे रखते तो मेटाजाइलिन में आता है। ठीक है, बाकी सारी कहानी आपको क्लियर है। जब भी ये करोगे तो क्या बनता है, हाँ तो ये बात लिख लो, क्या बनेगा, सिस या ट्रांस, सिस बनता है, क्योंकि जो भी मेटल होते हैं वो अपने सरफेस से हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी ये सामने आएगा तो सेम साइड से 2 हाइड्रोजन लेके जाएगा, सिन एडिशन है, लिखो हाइड्रोजनेशन यूजिंग लिंडलार्स कैटलिस्ट is an example of syn addition. तो अल्काइन से क्या बनाएगा बेटा, ये सिस अल्कीन बनाएगा। So it will produce cis alkene from hydrogenation of alkyne. It will produce what? Cis alkene from hydrogenation of alkyne. नोट कर लिया ना? अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर सिस तो बना लिया, क्या हमारे पास कोई तरीका है कि हम अल्काइन से अल्कीन और वो भी ट्रांस बना पाए? हाँ, कोई हमारे पास है? तो यस वी हैव, और उस रिएक्शन का नाम है बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ लिखो, अगला लिखो, बर्च रिडक्शन। और इंटरेस्टिंगली रिएजेंट क्या यूज होता है बर्च रिडक्शन में? बहुत सिंपल सा है कि आपके पास अगर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सोडियम या एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया लेना है। बेटा ऑफ कोर्स लिक्विड अमोनिया कहने का मतलब -30 के नीचे जा रहे हैं। जब आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का मिक्सचर लेते हो, या आप लिथियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हो, या फिर इसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप भी ले लेते हो, तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सिस नहीं, हाँ जी, ट्रांस एल्कीन। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है अब तक कम से कम 50 बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछ चुका है सेम क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांस अल्कीन बनाने का हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है इसके अलावा। सिस बनाने के बहुत सारे तरीके, ट्रांस बनाने का कोई तरीका नहीं।
तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्च रिडक्शन, ओके, विच कन्वर्ट्स अल्काइन इनटू ट्रांस एल्कीन। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे कैसे होता है, लिख लो पहले। व्हेन अल्काइंस लिखो, व्हेन अल्काइंस आर ट्रीटेड विथ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, मेनली सोडियम यूज होता है, लिथियम और बेटर है इस मामले में। एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, इट प्रोड्यूसेस ट्रांस एल्कीन। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है, क्या प्रॉब्लम पता है? प्रॉब्लम क्या है? इट कैनॉट रिड्यूस टर्मिनल अल्काइन, यू नो दिस इज टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किनारे हाइड्रोजन आ गए। इट कैनॉट रिड्यूस दिस, फिर क्या करता है ये? कुछ तो करेगा या कुछ भी नहीं करेगा? आंसर है ये इसका हाइड्रोजन उड़ा देता है और क्या बना देता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na प्लस एंड हाइड्रोजन गैस, ये बनाता है। ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हो, नाइट्रोजनस कंपाउंड, क्यों करना भी चाहिए बताओ। सोडियम वाटर के साथ डालते हो तो क्या बनता है? NaOH प्लस H2, Na प्लस OH माइनस। तो ऐसे यहां क्या बना? Na प्लस C माइनस। कहोगे सर क्या ये इतना एसिडिक है? हाँ होता है ना, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। इसलिए अगर इसके साथ कराओगे तो सोडियम पहले इसी से रिएक्ट कर जाता है। इसलिए टर्मिनल हाइड्रोजन को रिड्यूस ना करके, अल्काइन को रिड्यूस ना करके, बल्कि उसका कार्बन आयन बना देता है। दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कार्बन आयन, नोट करके लिखो। इट कैनॉट रिड्यूस टर्मिनल अल्काइन, it will evolve hydrogen gas and form carbon ion with terminal alkyne. अगला पॉइंट, it evolves hydrogen and form carbon ion with terminal alkyne। किसकी बात कर रहा हूं? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला पार्ट लिखिए, ध्यान देना। जैसे लिंडलार एल्कीन से अल्केन नहीं रिड्यूस होने देता है, वैसे ही सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी अल्कीन को फर्दर अल्केन में नहीं कन्वर्ट करते, लिक्विड अमोनिया। तो इट इज गुड मेथड कि अल्कीन पे ही। लेकिन 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 अगर तुम्हारे सामने टर्मिनल अल्कीन आ जाए तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इसको रिड्यूस कर सकता है अल्कीन। मतलब यहां CH3 लिख लो, तो लिखो, इट डू नॉट रिड्यूस नॉर्मल अल्कीन एक्सेप्ट टर्मिनल अल्कीन। एक्सेप्ट टर्मिनल अल्कीन, टर्मिनल अल्कीन्स आर रिड्यूस टू अल्केन। उसके बाद ये दोनों रिएक्शन लिखें।
कर लिया बेटा? अब आइए समझते हैं मैकेनिज्म होता कैसे है इसका। ठीक है, हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ बर्ड्स रिडक्शन। हाँ जी, अभी हम किससे मेथड पढ़ रहे हैं? अल्काइन से पढ़ रहे हैं ना अभी आगे आएंगे तो देखेंगे। अभी पहले जो डिस्कस कर रहा हूं उसमें कोई डाउट है? नहीं? बताओ। वापस से ये रिएक्शन लिखना, दोबारा लिखो ये रिएक्शन, और इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। और बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा हिंट पहले ही दे दिया है। अगर हमारे पास एक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो तो वो क्या कर सकते हैं। कहाँ दिया है हिंट, बताओ? हमने कहाँ पढ़ा था रिएक्शन जिसमें सोडियम यूज हो रहा था? हाँ, बर्ड्स रिएक्शन में, याद है क्या? बोलो। उसमें सोडियम क्या कर रहा था? सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सोडियम इज अ वेरी एक्टिव मेटल, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाट द फंक्शन ऑफ सोडियम और एल्कली मेटल इज, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हियर ऑल्सो द सोडियम इज गोइंग टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन बाई, कौन लेगा? कौन लेगा इसमें? किनारे वाला कार्बन? नहीं, जरूरत ही नहीं। बीच वाला कार्बन? यस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। एसपी परसेंटेज एस 50%, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा 3.23 के ऑर्डर का। तो दिस इज गोइंग टू एक्सेप्ट। एक बात बताओ, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वैसे ही इस कार्बन का बॉन्ड, हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 8 से, तो इसको बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये तोड़ करके इसके साथ, ध्यान देना, एक मैंने हाफ एरो और एक मैंने फुल एरो बनाया है। अगर फुल एरो की मैं बात मानूं तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये सुनो। और इस बगल वाले पे कैसा चार्ज आना चाहिए था? प्लस। लेकिन मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया ना बाहर से, तो वो क्या हो जाएगा? डॉट। अरे आ रहा है क्या बात समझ में? अब कितने लोग कह रहे हैं रेडिकल कार्बन एन इंटरमीडिएट बनाए, एक ही इंटरमीडिएट जिसमें रेडिकल भी है, कार्बन एन। ये एंटी अरेंजमेंट में अलाइन हो जाते, क्यों ऐसा? तो CH3 बल्कियर ग्रुप अगर सेम साइड में रहते तो सिस में ज्यादा रिपल्शन होता, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी दूर हो गए, ये भी दूर हो गया, इसलिए अरेंज देम इनटू एंटी। अब समझ में आया क्यों हो रहा है ये एंटी? एंटी के पीछे ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है यही रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद क्या, कहानी खत्म है? अब बताओ, कार्बन आयन इज सच अ पावरफुल स्पीशीज, ये बेस होता है ना। क्या आपको सॉल्यूशन में कोई एसिड दिख रहा है? अरेंज्ड इन एंटी मैनर, एंटी फॉर्म टू अवॉइड रिपल्शन। किसका रिपल्शन? आर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन। अब ये अंडरस्टूड है, अब इसके बाद आपको समझ लेना। अब ये जो कार्बन आयन इज सच अ पावरफुल बेस, राइट? So what will happen, you are having NH2 and H, मतलब अमोनिया है, इस पे पार्शियल प्लस है, इस पे माइनस, ये क्या करेगा? H को निकाल लेगा। H को, अरे याद करो ना, स्ट्रॉन्गर बेस कैन टेक द प्रोटॉन। अब इससे बनने वाला स्पीशीज क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां डॉट, और यहां क्या? CH3। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? बोलो भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अभी कहानी खत्म हुई है? बिल्कुल नहीं, अभी सोडियम और इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये जो पड़ा हुआ है रेडिकल डॉट, भाई इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये और इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर सकता है? कार्बन आयन फिर से बन जाएगा। कार्बन आयन बनेगा तो फिर से वही कहानी करेगा। एक बार नेगेटिव बन गया तो फिर से वही कहानी, इट विल टेक प्रोटॉन फ्रॉम NH2। ध्यान देना, जैसे जैसे आप निकालोगे तो ये NH2 माइनस बनता जाएगा ना, क्योंकि उसका H प्लस निकाल लिया। तो क्या बनने वाला है बेटा? दैट्स इट, C डबल बॉन्ड H, and here CH3, and this side we have got H again, and यहाँ पे भी NH2 माइनस रिक्रिएटेड।
क्या आपको समझ में आ गया? ये बात समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद कितने लोगों को ये भी बात समझ में आया कि सर जब आप टर्मिनल कर देते हो ना अल्काइन को, तो उसको वो हाइड्रोजन मिल जाता है जिसपे प्लस चार्ज है। इसलिए सोडियम तब अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को ना दे करके इजी होता है हाइड्रोजन को देने के लिए। इसलिए ये टूट करके कार्बन आयन बन जाता है, एंड ये H डॉट जो दूसरे H डॉट से कंबाइन करके H2 गैस बना के निकलता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? इसलिए ऐसा होता है टर्मिनल अल्काइन। फिर कहोगे सर टर्मिनल अल्कीन को क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नॉर्मल अल्कीन को क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बताओ नॉर्मल अल्कीन में इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 परसेंटेज है 33.33, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन नाइट्रोजन। जब उससे कम हो गया तो उसके हाइड्रोजन को ये टच, हाइड्रोजन भी नहीं टच करेगा, और इस कार्बन के पास इतना भी पावर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो एज अल्काइन। बट अल्काइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बढ़ने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन दैट टेक्स, एंड इट डू नॉट फॉर्म कार्बन आयन। बताओ अगर यहाँ सोडियम डालूं और इलेक्ट्रॉन दूं तो ये बनना चाहिए टेक्निकली, बट ये 2 डिग्री कार्बन आयन बन गया, कम स्टेबल है। 2 डिग्री कार्बन आयन लेस स्टेबल इसलिए नहीं। फिर कहोगे सर 1 डिग्री टर्मिनल क्यों बनाता है? तो टर्मिनल में कारण ये है कि वहां कार्बन आयन कैसा बनता है पहले? 1 डिग्री, अरे किनारे की तरफ है ना, इसलिए टर्मिनल अल्कीन रिएक्ट करके अल्केन बनाता है। मिडिल वाले अल्कीन नहीं रिएक्ट करते हैं। टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस देता है। नॉर्मल अल्काइन प्रोड्यूसेस ट्रांस अल्कीन। डिड यू गेट ऑल द लॉजिक? अपने वर्ड्स में जितनी भी बातें समझ में आई हैं एक एक करके एक्सप्लेन कर लो। वी आर डन विथ मैकेनिज्म। सारे स्टेप को समझ समझ के, जितना मैंने लिखा हुआ है उससे ज्यादा आपके नोट्स में चीजें होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ सारी चीजें लिखवा नहीं रहा हूँ।
चलिए बच्चों, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे। ये बात समझ में आई ना कि 2 डिग्री वाले, अरे मतलब कि अगर बीच वाले अल्कीन रहते हैं तो 2 डिग्री कार्बन आयन बनाएंगे, जो कि स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से ये नहीं बनता है। ये विनाइलिक कार्बन आयन है, देखना ये भी 2 डिग्री है बट विनाइलिक है, वरना तुम लोग लड़ने लग जाओ मेरे से, सर वो उधर बोल रहे हो नहीं बनेगा, इधर तो बन गया। तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां मैंने बढ़ा दी है, यहां नहीं बढ़ा पाया हूं, ठीक है ना, इसलिए अल्केन में नहीं बन पाता है। अल्काइन, अल्कीन पे नहीं, अल्कीन पे इमीडिएटली नेगेटिव हो तो बन जाता है। आ रहा है बात समझ में? ओके जी। तो फिर टर्मिनल वाला अल्कीन कैसे रिड्यूस होता है, क्योंकि टर्मिनल वाले में 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री कार्बन आयन क्रिएट होगा राइट साइड में फर्स्ट, और एक बार वो बन गया तो रेडिकल तो ऐसे भी रिएक्ट कर सकता है। चलिए बढ़िया। अब इसी का एक्सटेंशन मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ, बर्थ रिडक्शन में ही एक्सटेंशन, क्योंकि बर्थ रिडक्शन is not only the reduction where alkyne converts into alkene, it is also a reduction where benzene भी कन्वर्ट हो जाता है। अब किसमें कन्वर्ट होता है इसको समझते हैं। बेंजीन, बोलो, अगर मैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लूं तो बेंजीन का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मिलता है, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन। लिखो, sodium in liquid ammonia also converts benzene and its derivative इसको भी बर्थ रिडक्शन बोलते हैं राइट, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव इनटू नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन, साइक्लोडाइईन, नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोडाइईन। एग्जाम्पल लिख लो, अगर आपने बेंजीन लिया है तो ये बनेगा। ध्यान देना, अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, जैसे CH3 ये डोनेट कर रहा है, जैसे बेटा ये ध्यान से देखो OCH3 क्या ये डोनेट करता है बेंजीन में? हाँ जी देता है ना, किससे? लोन पेयर, और ये हाइपर एंड इंडक्टिव से दे रहा है। तो इनके केस में अगर तुमने सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया तो अब आपको डाउट हो जाएगा, सर इसमें नॉन कॉन्जुगेटेड तो एक नहीं दो दो फॉर्म बनेंगे। अरे भाई एक डबल बॉन्ड ऐसे बन जाए CH3 को पकड़ करके, एंड दूसरा पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना, ये भी तो नॉन कॉन्जुगेटेड ही है, लेकिन ये नहीं बनता है। अभी समझेंगे क्यों, मैकेनिज्म देखो आपको तुरंत समझ आएगा। ये भी OCH3 बनेगा, दूसरा फॉर्म बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बनता। तो जब भी ग्रुप बेंजीन के ऊपर EDG, EDG का मतलब क्या होता है? डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका प्रोडक्ट ऐसा होता है। देन इफ यू आर टेकिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, देन इट फॉर्म्स, यही ग्रुप से ही जुड़ा हुआ। लेकिन अगर आपने यही EDG के जगह EWG कर दिया, EWG बोले तो हाँ विड्रॉ करने वाला, फिर आपने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिया, तो अब इस बार वो प्रोडक्ट जो हम सोच रहे थे कि वो भी बन सकता है, सिर्फ वही बनेगा। जैसे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना, और क्या बोलते हैं, ऐसे कोई भी ग्रुप ले लो यार, ऊपर CF3 ले लो, कार्बन ऐसा वाला ग्रुप देखो, ये सिर्फ खींचेगा ना, ये तो देने लायक है ही नहीं कुछ भी, सिर्फ खींचेगा। इसके केस में जो प्रोडक्ट आएगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लोगे तो इसके केस में प्रोडक्ट ऐसा आएगा, दैट विल बी द मेन प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों है, उससे पहले आप यहां से यहां के बारे में
1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा सोचो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा होगा। तुम्हें रिएक्टेंट भी पता है, तुम्हें प्रोडक्ट भी पता है, तुमने अभी अल्काइन के केस में रिडक्शन का मैकेनिज्म भी देख लिया। लेट मी सी इफ एनी वन ऑफ यू आर केपेबल टू ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ दिस। चेक करने दो, कहानी वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेक करना है। चलो हम्म हम्म चलिए बेटा, कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। मिटा दें? चलो इसका मैकेनिज्म सोच के बताओ कि ऐसा कैसे होगा। देखो फिर से वही कहानी कि मेरे पास पाई बॉन्ड है और इधर सोडियम है। सोडियम का काम क्या बेटा, जल्दी जल्दी बार बार दिमाग में लेके आओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, या जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई हो, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, है ना? तो हाइड्रोजन तभी ले पाएगा जब नाइट्रोजन या उससे बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो। यहाँ हाइब्रिडेशन sp2 है तो हाइड्रोजन नहीं ले सकता, फिर कौन लेगा? और कुछ बचा ही नहीं कार्बन के अलावा। तुम कार्बन को इलेक्ट्रॉन दोगे, जैसे ही दोगे वैसे ये बॉन्ड टूट करके क्या बन जाएगा? कार्बन आयन। यहाँ पे भी क्या बन रहा है? रेडिकल कार्बन आयन इंटरमीडिएट। यस और नो? अरे बोलो यार, रेडिकल कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है ना? अब कितने लोग कहें? फिर वही कहानी हो गई सर। अभी तो आप बोल रहे थे कि अल्कीन को रिड्यूस इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि 2 डिग्री कार्बन आयन बनता है। यहां भी तो 2 डिग्री कार्बन आयन है, यहां कैसे बन पा रहा है? अल्कीन में तो नहीं बन पाता था ना। अल्काइन को रिड्यूस करता है, अल्कीन को नहीं करता, यही कहानी सुनाया था ना। यहाँ कैसे हो जा रहा है? तो यहाँ जस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। देख लो कितने माइन्यूट माइन्यूट फैक्टर्स हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से आप इधर से करा दो या उधर से करा दो, एक ही बात है। हाफ एरो से घूम घूम करके कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से भी करा दो। आपको कार्बन आयन का भी रेजोनेंस पता है, रेडिकल का भी पता है। पता है ना? बोलो भाई।
तो आप कोई भी करा दो, इसको कराओगे तो हाफ एरो, इसको कराओगे तो पूरा। तो चलो मैं पूरा ही करा देता हूँ यहाँ। अगला रेजोनेंस करा के ये क्या बनेगा, ये यहाँ नेगेटिव और यहाँ डॉट। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि अब ये दूर दूर हो गए, मोर स्टेबल हो गए। अभी फर्दर अब हम दो स्टेप इकट्ठे कराने जा रहा हूं। एक तो कि कार्बन आयन बन गया तो NH2 का H, एंड दूसरा ये नेगेटिव है तो कितने लोग कह रहे हैं सॉरी डॉट है तो सोडियम से फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यस और नो। तो कितने लोग कह रहे हैं कि अब सर आप ऐसे बना रहे हो तो यहां H लगा दो और यहां कार्बन आयन बना दो वापस। फिर इसका भी तुरंत आप क्या करो, NH2 का यूज करके फिर से इसका भी क्या बना दो, नॉन कॉन्जुगेटेड फॉर्म बन गया क्या। या तुम इकट्ठे भी ऐसा कर सकते थे बेटा। इकट्ठे करने का मतलब तुम सीधा डाई रेडिकल कार्बन आयन से एक और इलेक्ट्रॉन देके इसको भी कार्बन आयन में चेंज कर लो, फिर दोनों जगह एक एक H खींच दो। यही करना है ना, NH2H NH2H से। So you have to basically attach the hydrogen, इसलिए नॉन कॉन। तो समझ में आया नॉन कॉन्जुगेटेड क्यों बनता है, अगेन टू गेट मोर स्टेबिलिटी, रिपल्शन को दूर करने के लिए दूर दूर हो जा रहे हैं। मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ रेडिकल, मोर स्टेबल है ना, ये मोर स्टेबल क्यों है, अगेन द रीजन इज ड्यू टू लेस रिपल्शन। कॉन्जुगेटेड को ये नॉन कॉन्जुगेटेड में तोड़ दिया, देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कितनी बड़ी चीज होती है। सो दिस इज हाउ वी गेट। अब अगर तुम मेरी बात समझ चुके हो तो अब इसमें जरा दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगाओ कि ये क्यों बनता है, ये क्यों नहीं। इसमें ये क्यों बनता है, ये क्यों नहीं, दिमाग लगाओ, अभी आएगा आंसर आपको। नोट कर लिया आप लोगों ने मैकेनिज्म। बेटा बहुत ध्यान से मैं आपको डे वन से कह रहा हूं, रिएक्शंस को दिमाग में लेके रखना, मैकेनिज्म को साथ के साथ लेके रखना इज अ चैलेंजिंग जॉब, इट्स नॉट सो इजी। तो आप अगर इसको डेली नहीं करोगे ना, और शुरू के कुछ दिन लगातार करने की जरूरत है, उसके बाद ना आपको एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाएगा कि अच्छा ये है तो अब मुझे ये करना चाहिए। लेकिन शुरू में कुछ नहीं दिखाई देगा, मैं बता रहा हूं। जब तक आप इसको 5 से 6 बारी ढंग से रिवाइज नहीं कर लेते हो समझ समझ के, तब तक वो जो सिक्स सेंस वाली बात होती है ना कि रिएक्शन देखा मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया, वो नहीं होने वाला है। एंड दिस इज द हाई टाइम टू डेवलप इट। ये बाद में जाके नहीं होता है, स्टार्टिंग में आप लापरवाही कर गए गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी आपको डेली जा जा करके उसको रिवाइज करना है, बार बार उन क्वेश्चंस का रीप्रैक्टिस करना है जो नोट्स में करवाए गए हैं, समझ समझ करके फिर आपको एक डेवलप होने लग जाएगा तरीका कि अच्छा मेरे को अब ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, इनफैक्ट इंटरमीडिएट जब से मैंने शुरू किया था तब से ही आपको प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ानी है, वही वाले टॉपिक से बार बार। जीओ से इंटरमीडिएट इज द कोर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप उसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, वो सारे टॉपिक को ढंग से तैयार करना है। चलो आगे बढ़े। अब आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कितने लोग कह रहे हैं सोडियम अगर लिया फिर ये तभी बन सकता है जब कार्बन आयन यहां रहा हो, तभी तो H लेके यहां पे ऐसा बन जाएगा। तो कार्बन आयन क्या यहां स्टेबल है, कार्बन आयन यहां स्टेबल होगा क्योंकि ये 3 डिग्री वाला है, डोनेट कर रहा है, खराब हो गया, समझ में आया ना। तो दिस फॉर्म्स अनस्टेबल। वहीं अगर विड्रॉइंग ग्रुप रहे तो अच्छी बात हो जाती है, तब यही स्टेबल हो जाएगा अगर यहाँ खींचने वाला ग्रुप है। तो इसलिए देखो विड्रॉइंग वाले में ये बनता है और डोनेटिंग वाले में ऐसा बनता है। समझ में आ गया रीजन, तो इसको नोट करके लिख लो क्या रीजन है इसके पीछे।
तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है दैट इज फर्स्ट रिडक्शन अभी तक, ठीक है। आइए अगला हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ alkene from alkyl halide। कर लिया सभी ने? हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, अब थोड़ा ध्यान से समझो ना कि एक बात बताओ, अगर मेरे को अल्काइल हैलाइड ले लिया, ऑफ कोर्स यहाँ पे x, जहां पे x अंडरस्टूड है फिलहाल के लिए कि वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन थोड़ा दिक्कत करता है, उसके लिए और ऐसा नहीं फ्लोरीन नहीं निकलेगा, बट उसके लिए थोड़े डिफरेंट टाइप के कंडीशन हमें देने पड़ेंगे, बट जनरली ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेके चलेंगे। अब अगर मुझे ये बनाना है बेटा इसके साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो नेचुरल सी बात है इसमें से H और X को निकालना पड़ेगा। बोलो, ये रिमूव करना, इसी को एडिशन बोलेंगे या एलिमिनेशन बोलेंगे? एलिमिनेशन। अच्छा, एलिमिनेशन कहां से हो रहा है? क्या 1-1 पोजीशन से हो रहा है या 1-2 से हो रहा है? 1-2। इसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन जा रहा है या बीटा का जा रहा है? बीटा का जा रहा है, तो इसको बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा सर एलिमिनेशन कितने तरह के हो सकते हैं? तो एलिमिनेशन 1-1 और अल्फा एलिमिनेशन। अब इससे क्या होता है? 1-1 एलिमिनेशन से अगर मान लो तुम्हारे पास एक ही जगह एक्स वाई दो प्रेजेंट है और तुमने इनको ही निकाल दिया -XY, तो इट इज गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यस कार्बीन। XY तुमने निकाल दिया। 1-2 और बीटा एलिमिनेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इधर x और इधर y। अब आप सेम साइड भी हो सकता है, अपोजिट साइड भी हो सकता है। अगर इसमें से तुम XY निकालते हो तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, तो ये कार्बीन बनाता है और ये क्या बनाता है? एल्कीन। और अगर यही 1-3 हो जाए तो 1-3 और हायर कोई भी हो जाए, यानी गामा एलिमिनेशन, अगर मैं 1-3 बोलता हूं तो गामा एलिमिनेशन। तो कितने लोग कह रहे हैं गामा एलिमिनेशन में तो सर एक कार्बन, और इस पे मान लो मैंने एक्स रखा है, दूसरा कार्बन में थोड़ा सा ना इसको बेंड कर देता हूं इस पर,
कार्बन यहाँ X, और इसकी थोड़ी बेंडिंग कर देता हूँ क्योंकि आपको पता है हाइब्रिडेशन होने से ज्योमेट्री ऐसी आती है, और यहाँ Y कर देता हूँ। अभी कितने लोग कह रहे हैं अगर आप X और Y को यहां से निकालोगे तो रिंग बन जाएगा। तो गामा और हायर एलिमिनेशन जब भी हम कर रहे होते हैं तो उससे रिंग फॉर्म होता है, रिंग। अब गामा से 3 मेंबर्ड, डेल्टा से 4 मेंबर्ड, उसके आगे चले जाओगे साई फाई से 5 एंड 6 मेंबर्ड बनेगा, बट रिंग बनेगा। तो कहने का मतलब 3 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं एलिमिनेशन से। अगर 1-1 कराया तो कार्बीन, 1-2 कराया तो एल्कीन, एंड 1-3 या हायर कराया तो साइक्लो प्रोडक्ट। समझ में आया? तो लिखो, लिखो, यहां से शुरू करो लिखना। एल्कीन कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड से? बाई बीटा एलिमिनेशन। लिखो, द बीटा एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस एल्कीन। अब कहोगे सर क्या रिएजेंट लोगे आप अगर ऐसा करना है? तो ऐसा अगर आपको करना है तो क्या रिएजेंट लोगे आप? तो इस जगह पे बड़े पावरफुल बेस लेके गर्म किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीटिंग, एंड गर्म करना है तभी होता है। अच्छा, गर्म क्यों करना पड़ता है? इसलिए क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हीटिंग करें तो वो और फेवर्ड होता है। अरे समझ में आ रहा है? एक्सोथर्मिक को कम टेम्परेचर पे और एंडोथर्मिक को ज्यादा टेम्परेचर देने से और बेटर रहता है। तो बिकॉज एलिमिनेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि उसका सिग्मा टूट टूट के क्या बन रहा है? पाई, इसलिए यहाँ पे हमें देने की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज देने की जरूरत पड़ेगी? हीट, एक्स्ट्रा हीट देने की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जाम्पल मैं बोलूं तो देखो, KOH इज अ बेस अनडाउटेबली, लेकिन अगर उसको एल्कोहलिक मीडियम में ले लिया जाए तो उससे अच्छा और बेस नहीं। एल्कोहलिक, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइड्रोफोबिक एंड बढ़ाते हो, आपको मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी वाले टॉपिक में, कि जब तुम आर ग्रुप बढ़ाने लगोगे तो सॉल्वेशन नेगेटिव आयन का डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव आयन अच्छे से एक्सपोज होगा। अच्छा नेगेटिव आयन अच्छा बेस की तरह काम करेगा। तो OH माइनस इज गुड, KOH इज गुड, बट एल्कोहलिक मीडियम में ले लोगे तो और अच्छा है। ठीक है? अच्छा जी, या फिर क्या ले लो, आप सोडामाइड ले लो यार, NaNH2, तो ये तो इससे भी खतरनाक है। आ रहा है बात समझ में? या फिर आप जो OH है उसकी जगह OR माइनस, तो RO माइनस Na प्लस एन हीटिंग, RONA जिसको बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड बेस, सोडा अमाइड NaNH2, या एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में अगर आप गर्म करते हो तो ये एल्कीन बनाता है। अच्छे से नोट करके लिखो। लिखो, क्या लिखवाया था मैंने? बीटा एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस एल्कीन। आगे लिखो, दिस एलिमिनेशन इज अचीव्ड बाई, this elimination is achieved by heating alkyl halide having beta hydrogen, heating alkyl halide having beta hydrogen in the presence of strong base, like in the presence of strong base like कौन सा है? alcoholic KOH, hydrogen in presence of strong base like alcoholic KOH। ध्यान से सुनो, एक ही बार में लिखने की कोशिश करो, और जब लिखवा रहा हूं तो रिएक्शन छोड़ करके उतना स्पेस नीचे लिख सकते हो। ये नहीं कि पहले रिएक्शन नोट कर लेंगे फिर उसके बाद सर से दोबारा पूछेंगे। हैव सम कॉमन सेंस व्हाइल राइटिंग, ओके? heating in the presence of strong base like alcoholic KOH और सोडामाइड, सोडामाइड मतलब NaNH2, और सोडियम एल्कोक्साइड RO माइनस Na प्लस। ठीक है? अब उसको रिप्रेजेंट ऐसे करना। ध्यान देना बेटा, ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? इस बार सिन नहीं,
एंटी मैकेनिज्म, नोट करके लिखो, इट फॉलोज एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म, एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म, एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म। अभी उसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, एंटी का मतलब क्या है, अंडरलाइन कर लेना उसको। उसके बाद आप पॉइंट्स टू रिमेंबर करके ये 3 चीजें लिख लो, डिफरेंट एलिमिनेशन और उससे क्या चीज बनता है, ठीक है। बॉक्स में करके लिखना, क्योंकि इसका आप कोई और रेलेवेंस नहीं है हमारे इस टॉपिक से, ये तो बस एक मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे आपको बाकी चीजें भी पता रहेंगी। नोट कर लिया सभी ने? डन। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये एंटी का मतलब क्या था यहाँ पे, तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। एंटी का मतलब ये है बेटा, देखो इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, लिखो तो मैकेनिज्म कैसे होता है। तो ये जो CH2 है, ध्यान से सुनो, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है और ये जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप मतलब मैं क्लोरीन मान ले रहा हूं, तो आपको पता है कि क्लोरीन का अगर ये सिग्मा है तो सिग्मा स्टार इसी लाइन में पीछे की तरफ ऐसे वेकेंट होगा, वेकेंट होगा। इसलिए इस ग्रुप का निकलना तभी पॉसिबल है जब इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ये कॉन्जुगेशन स्टार्ट करे, और ये पॉसिबल तब हो पाता है जब H को बैकअप मिले इलेक्ट्रॉन का। इसलिए बेस जब भी आता है ना, जैसे OH माइनस, तो वो उसको बैकअप देता है यहां से। जैसे ही वो बैकअप देगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्री हो जाएगा, उसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा और ये क्लोरीन बेचारा ऐसे निकल जाता है। एंड दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट इट फॉलोज एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म। Cl माइनस निकल गया और यहां क्या बन गया, ये HOH। अगर ट्रांजिशन स्टेट देखना चाहते हो, क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा है कि CH2 और ये बॉन्ड हल्का हल्का ऐसे टूट रहा है, OH माइनस इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और यहां का बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है Cl माइनस के फॉर्म में। एंड उसके बाद का कहानी तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। ये क्या है,
ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। और वो क्यों चाहिए ऐसा, एंटी ही क्यों चाहिए? एंटी नहीं करोगे तो ये Cl कैसे निकलेगा भाई, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालोगे तभी तो इसका बॉन्ड टूटेगा ना। दैट्स हाउ इट यूज्ड टू। ये एक तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां याद करो हमारे पास जब कार्बोकेटाइन लेते थे तो वेकेंट P था, उसके साथ ये H प्लस यहीं छूट जाता था। बस ये है, इसको प्रमोट कर दिया बेस ने, अच्छा बेस आया तो इस प्रोसेस को और एक्सिलरेट कर दिया, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। आगे बात समझ में? चलो ये तो रहा मैकेनिज्म कि एंटी क्यों होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लो आपके पास ऐसा 5 मेंबर्ड, ध्यान से सुनो, ये 5 मेंबर्ड कंपाउंड है एंड मैंने क्लोरीन अंदर की तरफ ऐसे रख रखा है, या ब्रोमीन मान लो या क्लोरीन। नेचुरल सी बात है, अगर ब्रोमीन ऐसे है तो इस पे अटैच्ड हाइड्रोजन ऐसे होगा, और अगल बगल में मैंने एक CH3 दे दिया है, इधर भी CH3 दे दिया है। अब मैं पूछूं कि अल्कोहलिक KOH लेके गर्म करूंगा तो क्या होगा? तो ब्रोमीन, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, बीटा ये भी है, लेकिन बीटा पे जो हाइड्रोजन है वो दोनों के दोनों अंदर की तरफ है, इधर भी ये अंदर और ये भी अंदर, कुछ नहीं होगा यहां पे। एंटी होना ही चाहिए वरना कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या करेंगे? फिर अगर तुमने इसको Br को ऐसे कर लिया और इधर हाइड्रोजन ऊपर और यहां CH3 नीचे, और इस साइड CH3 ऊपर और यहां हाइड्रोजन के बजाय मैं ड्यूटेरियम कर ले रहा हूं, डी, ड्यूटेरियम भी उसी का भाई है ना, हाइड्रोजन का ही। तो इस बार ये Br और ये H एंटी अलाइनमेंट में है, एंटी, इसलिए ये दोनों रिमूव होकर के प्रोडक्ट ये बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH3, और यहां ध्यान रखना अनअफेक्टेड रहेगा, डी एंड CH3 ऐसे ही रहेंगे अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर रहे हो तो। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय सेइंग एंटी। अब कहोगे सर इसमें आपने बताया, यहां तो नहीं बताया ऐसा कुछ, क्योंकि आपको याद है अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो कितने लोगों को याद है सर वो तो घूमता रहता है किनारे से, घूमेगा तो जो हाइड्रोजन नीचे है वो आज नहीं तो कल, अरे आज नहीं तो कल क्या यार, वो तो बहुत फास्ट घूमता है, वो अगले ही मोमेंट पे ऊपर आ सकता है, समझ रहे हो ना? तो वहां एंटी अलाइनमेंट पॉसिबल है। ये साइक्लिक अमाउंट, साइक्लिक में कंफर्मेशन नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहां वो एंटी अरेंजमेंट में नहीं जा पाएगा, अगर है तो ही जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए यहां बड़ा पर्टिकुलर है कि कैसे रिएक्शन होगा। इनमें ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, घूम के हाइड्रोजन जब ऊपर आएगा तो रिएक्ट कर जाएगा। नोट करिए अच्छे से, बहुत बढ़िया से नोट करिए। ये इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हो, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल। ध्यान रखना बीटा एलिमिनेशन है, बीटा, ओके, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा के रखो। अभी और एक क्वेश्चन देता हूं बट पहले इसको खत्म करो।
कर लिया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। चलो अब देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। नाउ वी हैव 6 member ड्रिंक एंड हियर आई एम हैविंग आयोडीन एंड यहाँ पे H है और यहाँ पे D है, और इस साइड बच्चों मैं CH3 एंड CH3 ले लिया। अल्कोहलिक KOH लेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये पहला क्वेश्चन है। फटाफट प्रोडक्ट बनाइए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। बस ध्यान रखना बीटा पोजीशन वाला ही जाएगा। और वो भी वो जाएगा जो एंटी अरेंजमेंट में या हो पाए। नंबर 2 पे बनाइए प्रोडक्ट। एक से ज्यादा बनेंगे तो वो भी बनाइए, और अगर एक से ज्यादा जो बन रहा है उनमें आपको लग रहा है कोई मेजर कोई माइनर है तो आपको मस्ट है कि आपको बनाना है इसको, ठीक है? बात नहीं बेटा, बिल्कुल बात नहीं। हो गया? क्या बनाया ऊपर वाले में? क्या बनाया? हम्म यहाँ क्या किया भाई? आयोडीन बाहर है या अंदर है? तो ये कौन से वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा? हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, कोई भी जो अंदर की तरफ हो। तो देख यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं था बीटा पे, इधर है तो ये बाहर है तो ये अंदर वाले को लेके जाएगा, मतलब ड्यूटेरियम बच जाएगा। ये सुनो, कितने लोग का सही हुआ तो? क्या कर रहे हो भाई? इसमें क्या था बताओ? बीटा का हाइड्रोजन देखना था, एंटी अरेंजमेंट देखना था, उसके अलावा मैं कुछ कर रहा हूँ क्या अभी तक? जल्दी बनाइए इसके। बना लिए ये सब? सब हो गए? चलो लास्ट वाला करो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन पहले ऊपर वाला करोगे फिर समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
सोचा आप लोगों ने? देखो देखो मेरी बात ध्यान सुनो। इस बार कितने लोग कह रहे हैं बीटा के ये ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा एंड ये बीटा एंड ये बीटा, ये सुनो। तो अब बीटा वाला हाइड्रोजन तो मैं इधर से भी निकाल सकता हूँ, इस साइड से भी निकाल सकता हूँ, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको मैं थोड़ा ढंग से बना लूँ, इसको भी निकाल, तीनों में से कोई भी, क्योंकि यहाँ पे भाई ओरिएंटेशन में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, दो दो हाइड्रोजन है। तो मेरे इस बारी टेक्निकली इतने प्रोडक्ट आएंगे, देखो ध्यान से, दिस इज वन एंड दिस इज टू। एंड कितने लोग कह रहे हैं जो नीचे ड्रॉ करेंगे ना वो और ये दोनों सेम ही है, तो इसको ऐसे पलट दो, बस एक ही बात, दो बन गए ना। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन है? मोर स्टेबल। क्यों? क्यों मोर स्टेबल? अरे तुरंत ये सब स्ट्राइक करना चाहिए बाबा, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 and 2 4 and 2, अरे 3 and 2 5 and 2 7, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और यहां कितने मिल रहे हैं? 4, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये मोर स्टेबल है, इसलिए यही मेजर होगा। मतलब 90% ये बनेगा, 5-10% में ये बनेगा, ये माइनर होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, जो मोर ब्रांच्ड हो, मोर ब्रांच्ड, मोर स्टेबल, मोर ब्रांच्ड, इस प्रोडक्ट का नाम है सिडजेफ, SYTZEFF, सिडजेफ्स प्रोडक्ट बोलते हैं। कभी पूछता है एग्जाम में कि बताओ सिडजेफ्स प्रोडक्ट विल बी मेजर और हॉफमैन्स, ये हॉफमैन्स है लेस ब्रांच। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना अलग अलग बेसिस को लेकर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पे पड़ गया ये लेस ब्रांच। इसको हॉफमैन, HOFFMAN, हॉफमैन्स प्रोडक्ट बोलते हैं। तो विच इज मेजर इन दिस केस? सिडजेफ्स प्रोडक्ट इज मेजर, हॉफमैन्स इज माइनर। अब दिमाग में आएगा सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये मेजर हो जाए ये माइनर हो जाए? आंसर है ये तभी पॉसिबल है, दो केसेस में पॉसिबल है। या तो लीविंग ग्रुप तुम बहुत खराब कर दो जैसे फ्लोरीन, पुअर लीविंग ग्रुप जैसे फ्लोरीन, या दूसरा तरीका है कि आप जो बेस लेके आ रहे हो ना वो इतना हिंडर्ड कर दो, जैसे ये वाला देखो, CH3 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 पूरी बारात लेके चल रहा है साथ में, ट्रैफिक लग जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा यहां पे। फिर अगर इस जगह नहीं जा पाएगा तो इस वाले हाइड्रोजन को निकालना उसके लिए ज्यादा इजी होगा। इसलिए इसके केस में हॉफमैन बिकम्स मेजर प्रोडक्ट, और बाकी इन सब के केस में सिडजेफ बिकम्स मेजर प्रोडक्ट। डिड यू गेट माय पॉइंट? चलो अब प्रोडक्ट बनाओ, इतना तो मैंने कहा नहीं, इसमें मैंने थोड़ा सा गेम किया है, बहुत सारे हाइड्रोजन दे दिए, सारे प्रोडक्ट बनाओ, उसमें मेजर बताओ। सिडजेफ एंड हॉफमैन भी लिखना है आपको, मेजर माइनर भी लिखना है। कम ऑन, गो अहेड एवरीवन, डू इट फास्ट। राइट, आप लिख लेना, सिडजेफ प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट when leaving group is better and the base is less bulky। लीविंग ग्रुप इज बेटर, कौन से लीविंग ग्रुप अच्छे होते हैं? Cl माइनस, Br माइनस, आई, क्या ये पढ़ा है तुम लोगों ने लीविंग ग्रुप? हाँ, तो वहीं से बता रहा हूँ, Cl माइनस, Br माइनस, आई माइनस, ये सब अच्छे लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप इज बेटर एंड व्हाट? बेस इज लेस बल्कि। इनमें से कुछ भी किया तुमने इधर उधर तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये नोट कर लिया ना? इसी में कहानी में ध्यान से देखो, अगर यही ब्रोमीन की जगह सिर्फ क्या आ जाए? फ्लोरीन, तो ये माइनर हो जाएंगे भाई साहब, ये माइनर, और ये क्या हो जाएगा? मेजर। इतना सा बदल देने से क्या फर्क पड़ जाता है देख लो। पुअर लिविंग ग्रुप
ये क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। और ये क्या है? बल्की बेस। बल्की बेस में क्या दिक्कत आती है बेटा? हॉफमैन ही मेजर होता है, लेकिन क्या परेशानी आती है? बल्की बेस अंदर नहीं जा सकता, इसलिए सबसे कम हिंडर्ड कार्बन का हाइड्रोजन ले जाता है। बताओ इनमें सबसे कम कौन सा है? तो ये अल्फा हो गया, तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तीन है ना। सबसे कम हिंड्रेंस किसमें है? सबसे नीचे वाले में। तो इसका मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा? सी डबल बॉन्ड सी H2। और इधर ऐसे, बाप रे कहां बनाऊं मैं, और आगे कर। हाँ, नीचे की तरफ ये ऊपर ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही रहेगा। और यही कौन सा प्रोडक्ट है इसका? ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर हॉफमैन प्रोडक्ट है ये, लेफ्ट ब्रांच सेल की। एंड प्लस अदर्स भी बनेंगे, डॉट डॉट डॉट, जितने भी बनेंगे सब बनाओ, इधर से भी बनाओ। अगर वो सिस एंड ट्रांस हो रहा है तो वो भी बनाना है। अरे यहां डालोगे तो सिस एंड ट्रांस हो सकता है ना, तो ई एन जेड यहां से, और यहां डालोगे तो सिस एंड ट्रांस नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हो गए। तो इसके कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? एक यहां से, दो यहां से, और एक यहां से, टोटल 4, जिनमें ये मेजर है, इसलिए मैंने डॉट 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 कर दिया ताकि आप अपने से बनाओ। और इन दोनों के केस में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? जो सबसे ज्यादा ब्रांच्ड हो, कौन सा वाला, ये या ऊपर वाला? ये वाला हाइड्रोजन। क्योंकि यहां डबल बॉन्ड डाल दिए तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा ब्रांच, सबसे अच्छा। इन दोनों ही केस में ये प्रोडक्ट आएगा, सी डबल बॉन्ड सी, इधर CH3, इधर CH3, और ये CH2 CH3 मेजर। हाँ ऑफ कोर्स, आपको डॉट 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 इसमें भी बनाने हैं, मतलब नीचे वाला भी बनाना है, माइनर में ये भी, इधर की तरफ भी माइनर E N Z दोनों। समझ में आ गया? मैंने डॉट 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 लिखा है, तुम्हें पूरा बनाना है। कर लिया आप लोगों ने? मिटाओ इसको। मिटा दो चौथा वाला। अरे एक यहां से जो बनाओगे वहां से एक नहीं, दो बनेंगे, ई एन जेड। यहां जब डबल बॉन्ड डालोगे तो ये ई एन जेड, और उसके बाद इधर वाला बनाओगे, एक यहां वाला, तो टोटल कितने बन गए? 1, यहाँ 2 and 3, इस जगह पे 2 and 3, और यहाँ 4। तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें इन दोनों के केस में इधर वाला डबल बॉन्ड मेजर है, और इनके केस में जब बल्कि हो गया तो यहाँ वाला। हाँ स्टेबिलिटी तो इसकी ज्यादा है, बट हर बार जरूरी नहीं है ना कि जो मोस्ट स्टेबल हो वही बने। रिएक्शन कंडीशन की प्रॉब्लम है ये। जब दोनों का इक्वल पॉसिबिलिटी है तो हम मोर स्टेबल बनाएंगे। जैसे ये छोटे बेसिस जब भी हैं तो कोई भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो जब कोई भी निकाल पाएंगे तो मैं मेजर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल बनाऊंगा। लेकिन जब पता चल गया ये इतना मोटू है कि ये हिलेगा ही नहीं अपने जगह से, फिर तो यार हमें प्रोडक्ट बनाना है, पहले थोड़ा सा तो खिसकाना है ना इसको, तो इसलिए। समझ गए? ओके बड़ी, नेक्स्ट लिखो। अच्छा इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं पता है? इस रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन हेलोजन निकल रहा है, तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ लिखो, रिमूवल ऑफ HX
from alkyl halide is termed as dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation यानी जितने ऊपर रिएक्शन पढ़ाए हैं ये सब कौन से थे? dehydrohalogenation. 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 सभी को समझ में आ गया बेटा? अब अगला लिखिए डीहैलोजिनेशन. डीहैलोजिनेशन ये भी एक तरीका है एल्कीन बनाने का, लेकिन इस बारी एल्कीन किससे बनाने जा रहे हैं? वेसिनल डाइहैलाइड से. किससे? वेसिनल का मतलब क्या होता है? अगल बगल वाला डाइहैलाइड, मतलब यहां X और यहां X. वेसिनल डाइहैलाइड या 1,2 डाइहैलाइड. अब एक बात बताओ, अगर मैं निकालना चाह रहा हूं डीहैलोजिनेशन, X2 निकाल दो, वो कैसे निकल सकता है? X2 कैसे निकल सकता है? तो यार हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस बार. हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक X को पहले यहां नेगेटिव, X हटा के यहां नेगेटिव लाना पड़ेगा, और जैसे ये नेगेटिव आ गया, ये लीविंग ग्रुप, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन बन जाएगा, अपोजिट से अटैक किया बाहर निकल जाएगा. इसको नेगेटिव बनाने के हमारे पास जो रिएजेंट है उनमें एक बड़ा फेमस नाम है मैग्नीशियम का, दूसरा नाम है जिंक का, और तीसरा नाम है पोटेशियम आयोडाइड इन एसीटोन, KI इन एसीटोन. ये तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप. मैग्नीशियम के साथ गर्म कर दो, या जिंक के साथ गर्म कर दो, या KI इन एसीटोन, एसीटोन मीडियम में गर्म कर दोगे तो सभी के सभी डीहैलोजिनेट कर लेंगे. यहां राइट इट डाउन. when vicinal dihalide is heated in the presence of when vicinal dihalide is heated in the presence of what beta? In the presence of magnesium or zinc or potassium iodide in acetone medium, potassium iodide in acetone medium, it produces alkene. It produces alkene. Got it? It produces alkene. आ गया बात समझ में? अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. It is also an example of anti-elimination, beta elimination. It is also an example of anti-beta elimination. Anti-beta elimination. Anti-beta elimination. लिख लिया सभी ने? इसको नोट कर लो. तो इसका काम यही होता है. अगर आप मैकेनिज्म की बात करोगे तो इन दोनों का तो मैंने बता दिया क्या काम करते हैं. तो जैसे मान लो आपने लिया यहाँ पे, हाँ ध्यान रखना अगेन, यहाँ पे X क्या नहीं हो सकता है? क्लोरीन. क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड, यहाँ रिएक्शन ही नहीं करता है क्लोरीन. स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो फिर भी कर जा रहा था, यहाँ तो करता ही नहीं. तो अगर आपने ऐसा ले रखा है F तो नहीं रिएक्शन होगा. ठीक है, ध्यान रखना. अब मैकेनिज्म में कहानी कैसी है देखो, जिंक एंड ये दोनों एक ही तरह काम करते हैं, इसलिए मैं दोनों का एक ही जैसा दिखा दे रहा हूँ. तो यहाँ से यहाँ पे अगर मान लो मैग्नीशियम लेके गर्म कर रहे हो या जिंक लेके गर्म कर रहे हो, तो इसका जो पहला बीच में बनता है
वो फॉर्म ऐसा होता है, बीच में मैग्नीशियम आ जाता है, यहाँ Cl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जैसे ही ये बन गया वैसे ही ये जो यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव ना, ये तुरंत अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है। तो पहला काम होता है मैग्नीशियम बीच में ट्रैप कर जाता है, ठीक है, और अगले ही पल वो अटैक करके बाहर निकाल देता है। तो दिस इज हाउ इट इज फॉर्म दोनों के साथ। फिर कहोगे सर एक बात बताओ, फिर ये Ki वाला क्या मामला है? तो देखो पोटेशियम आयोडाइड कोई बेस नहीं है, बट वो अच्छा स्पीशीज इसलिए है क्योंकि I माइनस लुईस बेस की तरह काम करेगा, और ये लुईस एसिड क्योंकि वेकेंट डी है ना, इसके वेकेंट डी में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही वेकेंट डी में गया इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसने तुरंत इसको छोड़ दिया, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है इंटर हैलोजन ICl बनता है, एंड साथ में क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ऑफ कोर्स Cl माइनस अलग, जो K+ के साथ लग जाएगा। तो दोनों के तरीके बिल्कुल अलग है। मैग्नीशियम बीच में जाके इंसर्ट कर जाता है, जिंक भी ऐसे इंसर्ट करता है, यहां कार्बन पे नेगेटिव लेके आता है, वो अटैक करता है। और इनके केस में आयोडीन इस क्लोरीन पे अटैक करके ICl बॉन्ड बनाता है, और फिर कार्बन पे नेगेटिव आता है, वो अटैक करता है। तो सिर्फ पहला स्टेप ही अलग है, उसके बाद तो वैसे ही है जैसे हमने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ाया है, वैसे ही केस है। नोट कर लो इसको, नोट करो, वी आर डन विद दिस। तो मैंने अभी तक आपको कितने मेथड बताए? तीन ही टेक्निकली मेथड बताने में देखो टाइम कितना चला गया। तीन ही बताया ना। पहला मैंने आपको बताया अल्काइन से एल्कीन कैसे बनाते हैं, फिर उसमें कहानियां मैंने सुनाई बहुत सारी, बर्थ रिडक्शन एंड ये सब। फिर मैंने आपको बताया एल्काइल हेलाइड और ये डाई हेलाइड से कैसे पहुंच रहे, तीन ही बताया ना, ये नोट कर लो। फिर लास्ट आज देखते हैं चौथा, उसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, यस, हाइड्रेट मत करो, पानी निकाल लो, डिहाइड्रेट कर लो तो भी बन सकता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विल ऑल्सो लीड्स टू एल्कीन। हाँ आयोडीन हुआ तो I2 बन जाए। आज का ये लास्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, ये नोट कर लिया आपने, मिटा दो। हेडिंग डालो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। चलो बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये रिएक्शन मैंने आपको पहले ही कार्बोकेटाइन में पढ़ा दिया था, तो मैं सिर्फ लिखूंगा एंड आपको बोलूंगा मैकेनिज्म बनाओ, और फिर मैं आपको मॉनिटर करूंगा, मतलब देखूंगा कि सही बना रहे हो या नहीं। चलो अब देखते हैं। सो नाउ एवरीवन, आई एम हैविंग अ मॉलिक्यूल CH, CH3 and CH3। I just want to check कि आप कितना अच्छे से बना रहे हो ना। चलो, डिहाइड्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप एसिडिक मीडियम डालो, क्योंकि OH माइनस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। इसको अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है? H3O प्लस, H2O प्लस बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा एसिड, और एसिड में ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जिसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अच्छा ना हो, वरना पता चला यहाँ कार्बोकेटाइन बना और वही आगे चिपक गया। हमें एल्कीन बनाना है, हमें इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, तो कोई जुड़ने वाला स्पीसीज ना रहे। उनमें सबसे बढ़िया नाम कौन से? H2SO4, H3PO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 H2SO4 के साथ गर्म करेंगे,
तो प्रोडक्ट बनेगा, मैं प्रोडक्ट भी बना दे रहा हूं, आप सिर्फ बढ़िया से मैकेनिज्म दिखाइए कि कैसे हुआ। दिस विल बी प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स दिस इज मेजर प्रोडक्ट। माइनर में आओगे तो ये सभी बनेंगे। अभी बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी दिखाते हैं तुम लोग को। पहले तुम लोग बनाओ, ये सारे बनेंगे बेटा, सभी के सभी बनेंगे, ये मेजर होगा, ये सब बनाइए और मुझे बताइए कि इसमें क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किया। कम ऑन, यू हैव जस्ट 1 मिनट फॉर दिस, ओके। बना लिया, आओ देखते हैं, चलो मिलाओ तो कितने लोगों ने किया है, चेक करते हैं। आ जाओ देखो, सबसे पहला स्टेप कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये CHOH, ये लोन पेयर, हाँ, किसको देगा? हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड के H+ को देगा, ये सुनो, ये लोन पेयर दिया और ये टूट गया बॉन्ड, क्या बन गया ये CH3CH। ऐसा होने से इसको क्या फायदा हुआ कि ये बेटर लीविंग ग्रुप बन गया, OHH पॉजिटिव एंड CH3, और ये टूट करके क्या बन रहा है, यही स्लो स्टेप है। क्या बन रहा है अब, ये टूट गया, क्या बना, लीविंग ग्रुप है, टूट गया, निकल गया बाहर, और क्या बन गया हमारे पास, कार्बोकेटायन। कितने लोगों ने ये बनाया था, तो पहले बना दिया था। अच्छा, फिर कार्बोकेटायन बनने के बाद मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, कार्बोकेटायन कैसे रिएक्ट करते हैं, याद है? कैसे करते हैं? तो 3 चीजें हैं। पहला, न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाए, अल्फा हाइड्रोजन हटा दे, बोलो, और या फिर रीअरेंज हो जाए। क्या रीअरेंज हो रहा है? हाँ, 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री से कम स्टेबल, तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यही मुझे देखना था कितने लोगों ने कराया। किसी ने कराया था क्लास में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट? किसी ने कराया था? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर कराएंगे तो क्या बनेगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो CH3C प्लस एंड CHH एंड CH3 बनेगा ना, बोलो। और एक बार ये बन गया तो अब कितने लोग कह रहे हैं इस प्लस के वजह से, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां डबल बॉन्ड लग सकता है, अरे अल्फा हाइड्रोजन को हटा देना है, यहां डबल बॉन्ड लग सकता है, यहां लग सकता है। फिर कहोगे सर ये किनारे वाला कैसे बनाया? फिर किनारे वाला इसलिए बनाया कि ये भी तो कार्बोकेटायन बना था, समझ आया? तो इधर और इधर दोनों तरफ लग सकता है, इसलिए मैंने सारे प्रोडक्ट बना दिए। डिड यू गेट इट? अब इसके बाद जो HSO4 माइनस है, ये जितने भी अवेलेबल हाइड्रो, अब इसके लिए तो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, एक यहां वाला एक यहां वाला, तो मैं तो तुम्हें सिर्फ मेजर दिखा रहा हूं कैसे निकल, बस, वी आर डन। इज दैट क्लियर? बोलो, क्लियर है ना? तो फिर कहोगे सर अगर ऐसी बात है तो आपने एक चीज पढ़ाया था कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ये सुनो, बोलो। तो H2SO4 लेके क्या गर्म करने से रिएक्शन नहीं होगा? नहीं होता है बेटा।
बिना कार्बोकेटायन बने भी ये हो सकता है, जैसे अभी एंटी पेरिप्लेनर से सिखा रहा था कि कोई ये H ले जाए और इसका इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी हो सकता है। वो अलग मैकेनिज्म है, उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है और उसके लिए हीटिंग ज्यादा करनी पड़ती है। तो अगर ये 1 डिग्री हो गया ना तो 180 डिग्री हीट करोगे तो बनता है, एंड इसमें नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म। तो ध्यान रखना, कार्बोकेटायन बनता सिर्फ 2 डिग्री 3 डिग्री वाले में है, 1 डिग्री वाले में कार्बोकेटायन नहीं बनता है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए उसमें टेम्परेचर ज्यादा, और ये 70-80 डिग्री पे भी गर्म करोगे तो हो जाएगा। इतना डिफरेंस हो जाता है। समझ गए बात? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना, अगर ये 1 डिग्री लेंगे तो इतना और ऐसे करेंगे तो इतना। ये पूरी कहानियां मैंने तुम्हें समझा दी। विद दिस एवरीवन, वी आर डन विथ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। और अच्छी बात बताऊं, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन मैंने काफी कुछ पहले ही आपको इंटरमीडिएट में पढ़ा दिया था, तो प्लीज घर जाके आप कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को दोबारा रिविजिट करो, उसका यूज बहुत ज्यादा आएगा, उसमें रिएक्शंस भी मैंने कराए हुए हैं आपको, ठीक है। और एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ के आओ आप। और एल्काइन में अच्छी बात यह है, जैसे रिएक्शन एल्कीन के वैसी रिएक्शन, तो वहां तक आप अगली क्लास में प्रेजेंट होने से पहले पढ़ के आओगे पूरा चीज, एल्काइन तक खत्म करोगे, ताकि मुझे सिर्फ एरोमेटिक डिस्कस करना रहे। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।